हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2016 यानी कि इकोनॉमिक्स का मैं प्रीवियस ईयर्स का 2016 का पेपर लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और इसमें मैंने जो है पार्ट में डिवाइडेड किया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑलमोस्ट कुछ वीडियोस में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ स्टूडेंट। और ये जो क्वेश्चंस रह गए थे तो मैं आज 2016 का जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और देख लेते हैं कि 2016 में पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो स्टूडेंट, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी रिसेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो स्टूडेंट मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और स्टूडेंट जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि और भी स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज इकोनॉमिक्स के जो कि प्रीवियस ईयर्स 2016 के जो क्वेश्चन पेपर में आए थे क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है, यानी कि जो कीन्स के अनुयायी थे उनके अनुसार जो रेंगती हुई मुद्रा यानी कि रेंगती हुई महंगाई थी वो किस में सहायता करती है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बेरोज़गारी न्यूनतम करने में यानी कि बेरोज़गारी कम करने में, या बी वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने में, या ए और बी दोनों, या उक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ठीक है, क्योंकि बेरोज़गारी को कम करने में रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है और वास्तविक उत्पाद को अधिकतम करने में भी ये जो मुद्रास्फीति होती है यानी कि जो रेंगती हुई महंगाई होती है वो हमारी सहायता करती है। और जो मुद्रास्फीति जो ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति है स्टूडेंट वो वार्षिक दर से एक अंक में होती है। इसे रेंगती हुई या नम्र मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इस तरह की स्थिति जो होती है वो लंबी अवधि तक बनी रहती है। और इस स्फीति की यानी कि इस महंगाई की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका हम पूर्वाभास कर सकते हैं। तो कीन्सवादियों के अनुसार जो मुद्रास्फीति है बेरोज़गारी कम करने में और वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सापेक्ष करदान क्षमता एक वास्तविकता है जबकि पूर्ण करदान क्षमता एक कल्पना है, यह कथन किसका था। तो यहाँ पर जो करदान क्षमता होती है वो एक वास्तविकता है यानी कि सच्चाई है, लेकिन जब पूरी तरह से कर देने की जो क्षमता होती है वो कल्पना होती है कि हम कर तो भरते हैं लेकिन पूरी तरह से सभी लोग कर भरें, ये कल्पना है। ये किसका कथन था। तो ऑप्शन मैं यहाँ पर पढ़ ले रही हूँ, आर ए, ऑप्शन ए है आर ए मसग्रेव, बी है एच डाल्टन, सी जे के मेहता, डी फिंडले सराज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि एच डाल्टन का ये कथन था कि सापेक्ष करदान क्षमता जो होती है वो वास्तविकता है लेकिन पूरी तरह से इस करदान क्षमता पर कोई अमल करे ये एक कल्पना है। करदान क्षमता के अब मैं ये बता दे रही हूँ कि करदान क्षमता के अंतर्गत जो है ये जानने का प्रयास किया जाता है कि एक समय में कार्य क्षमता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले एक समाज की कर चुकाने की क्षमता कितनी है और यही करदान क्षमता कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति करी। ऑप्शन ए है टंडन समिति, ऑप्शन बी है राज समिति, ऑप्शन सी है केलकर समिति, यह ऑप्शन डी है दंतवाला समिति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कि राज समिति द्वारा भारत में कृषि जोत पर संस्तुति की गई थी।
और ये जो संस्तुति की गई थी किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सन 1972 में डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1972 में दी थी। और इसमें कृषि क्षेत्र पर कर लगाने की समिति की मुख्य सिफारिशें दी थी, यानी कि इसमें जो है बहुत सारी सिफारिशें दी गई थी जिसमें ये बोला गया था कि किसानों पर कृषि जोत कर लगाया जाए। जो भी व्यक्ति जो गैर कृषि से प्राप्त आय पर या आय कर दे रहा है उसकी आय में कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाले आय को भी जोड़ दिया जाए, तो इसकी कुल आय पर आय कर लगाया जाए हैं। और ऐसा भी कहा गया था कि किसानों की कुल संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाए। तो ये जो समिति बनाई गई थी, इस राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर की संस्तुति प्रस्तुत की थी जिसमें ये जो है मुख्य तत्व प्रस्तुत किए थे, संस्तुति प्रस्तुत की थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 घटकों तथा M1, M2, M3, M4 की गणना करता है, इनमें से गलत को चुनिए। सो स्टूडेंट, हमें आरबीआई की जो मुद्रा आपूर्ति के जो 4 घटक है M1, M2, M3, M4 जो है, इसमें से जो सही है उसको छोड़कर जो गलत है उसको हमें चुनना है। तो ऑप्शन ए है M1 जनता के पास मुद्रा और सिक्के बैंक की मांग जमा से बना है, ये सही है क्योंकि M1 जो है उसमें डिमांड ड्राफ्ट प्लस बैंक की मांग जमा टोटल होती है। फिर उसके बाद है M2 M1 और डाकघर के निक्षेपों से बनता है, ये भी सही है क्योंकि M2 में M1 भी शामिल होता है और प्लस डाकघर की जो बचत जमा होती है वो भी शामिल होता है। फिर उसके बाद है MC M3 में M2 और M1 का योग शामिल होता है। सो स्टूडेंट, ये गलत है। और नेक्स्ट है M4 में M3 और मांग के साथ साथ डाकघर के निक्षेप शामिल होते हैं, ये सही है। तो हमें गलत युग्म को चुनना था, तो ऑप्शन सी इसका गलत है क्योंकि M3 में M2 और M1 का योग शामिल है, ये गलत है क्योंकि M3 में M1 शामिल होता है और डाकघर की निक्षेप शामिल नहीं होते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। अग्र अंतरणशील कर प्रभावित करेगा। तो पहले मैं ये बता दे रही हूँ स्टूडेंट, अग्र अंतरणशील जो कर होता है वो ये होता है कि कर विवर्तन, यानी कि कर को ट्रांसफ़र करना। तो ये किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है क्रेता को विक्रेता से ज़्यादा, या ऑप्शन बी है विक्रेता को क्रेता से ज़्यादा, या ऑप्शन सी क्रेता और विक्रेताओं को समान रूप से, या ऑप्शन डी सरकारी राजस्व को ऋणात्मक रूप से। तो जो कर विवर्तन की प्रक्रिया होती है यानी कर स्थानांतरण या ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्रेता सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है विक्रेता से। यानी कि क्रेता कौन होता है? खरीदने वाला, और विक्रेता होता है बेचने वाला। तो क्योंकि बेचने वाले की वस्तु पर तो कर लग जाता है, लेकिन वो स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है किस पर? खरीदने वाले पर। तो ऑप्शन ए इसका सही है, क्रेता को विक्रेता से ज़्यादा प्रभावित करता है अग्र अंतरणशील कर। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशन संदर्भित करता है। स्टूडेंट, ये जो है टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ राशि पातन है, यानी कि यहाँ पर ये जो हिंदी में लिखा है ये लिखा हुआ है राशि पाटन। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डंपिंग, यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का संदर्भ बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में बोला गया है घरेलू बाजार में वस्तु सस्ती बेचना और विदेशी बाजार में वस्तुओं महंगी बेचना। फिर ऑप्शन बी में बोला गया है कम मूल्य की निम्नतर वस्तुएं विकसित देशों द्वारा LDC में बेचना, या ऑप्शन सी विदेशी बाजार में वस्तुएं सस्ती बेचना और घरेलू बाजार में महंगी बेचना, या ऑप्शन डी विकसित अर्थव्यवस्था में LDC द्वारा निम्न मूल्य पर बेचना। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ राशिपातन क्या होता है। राशिपातन वो बाजार की वो प्रक्रिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वो प्रक्रिया होती है जिसमें
द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बताया जाता है। और इसमें क्या होता है कि विदेशी व्यापार को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि आकर्षित किया जाता है, ताकि वो ना हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जगह अपने यहाँ पर मंगवाएं। तो इस वजह से राशिपातन में क्या होता है, ऑप्शन सी इसका सही है कि विदेशी बाज़ार में वस्तुएं सस्ती बेची जाती है और घरेलू बाज़ार में महंगी हो जाती है वस्तुएं, क्योंकि विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए, यानी कि विदेशों में हमारा सामान अच्छी तरह से बिक जाए, वहाँ पर क्या होता है कि वो वस्तुएं सस्ती बेचते हैं ताकि हमारे सामान की डिमांड ज़्यादा हो, और घरेलू बाज़ार में हम इंपोर्ट कम से कम कर पाएँ, इसलिए घरेलू बाज़ार में यहाँ वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशिपातन यानी कि डंपिंग का अर्थ क्या होता है कि विदेशी बाज़ार में वस्तुएं सस्ती बेची जाती हैं और घरेलू बाज़ार में महंगी बेची जाती है। अब हम देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया? तो ऑप्शन है नाबार्ड, ऑप्शन बी आरआरबी, ऑप्शन सी सिडबी या ऑप्शन डी एडीबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड, कि ई शक्ति परियोजना को नाबार्ड ने अपनाया था। और ये शिवरामन कमेटी की संस्तुति पे 12 जुलाई 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए साख प्रदान करने वाली नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा वित्तीय सहायता के लिए ई शक्ति परियोजना को अपनाया गया था। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, यह आप ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकासशील देशों में किए जाने वाले एफडीआई की रक्षा हेतु राजनीतिक बीमा की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है आईडीए, ऑप्शन बी है आईएफसी, ऑप्शन सी आईएमएफ या फिर ऑप्शन डी मीगा। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी मीगा। ये विश्व बैंक की संस्थाओं में से एक संस्था है मीगा, और बाकी जो संस्थाएं हैं स्टूडेंट मैं उनका नाम ले रही हूँ, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए और आईसीएसआईडी और मीगा। ये 5 संस्थाएं हैं जो कि विश्व बैंक ने इन संस्थाओं का समूह बनाया था, और मीगा जिसमें से क्या काम करती है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था द्वारा विकासशील देशों में किए जाने वाले जो एफडीआई की रक्षा हेतु राजनीतिक बीमा की गारंटी मीगा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2017 तक कितने देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य थे? तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, 164 देश जो है 2017 में डब्ल्यूटीओ के सदस्य थे। रिसेंट में डब्ल्यूटीओ के 190 सदस्य हैं स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी पढ़ के जाइएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गैट का अंतिम सत्र है? यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जो गैट का अंतिम सत्र हुआ था वो कब हुआ था? सिंगापुर सत्र हुआ था या जिनेवा सत्र हुआ था, वाशिंगटन सत्र हुआ था या उरुग्वे सत्र हुआ था? स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सत्र के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, उरुग्वे सत्र जो है गैट का अंतिम सत्र था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 में वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी ये योजना, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो यहाँ पर समिति के बारे में बताना है आपको कि कौन सी ऐसी समिति है जो बनाई गई है।
तो इसका ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट वो सही है। नरसिम्हन समिति जो है वो कमज़ोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए ये समिति बनाई गई है और ये समिति बनाई गई थी 26 दिसंबर 1997 यानी कि 1997 को नरसिम्हन की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए ये समिति गठित की गई थी और 22 अप्रैल 1998 को केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत की गई थी ये। तो आप ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कमज़ोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो नरसिम्हन समिति जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूसेनबरी का दृष्टिकोण था कि अविकसित देशों की भुगतान संतुलन में किस कारण से गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी बैकवास प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव या फैलाव प्रभाव या गुणक प्रभाव। तो ये आपने पढ़ा ही होगा ड्यूसेनबरी के बारे में कि ड्यूसेनबरी द्वारा सापेक्ष आय परिकल्पना दी गई है और इसमें प्रदर्शन प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, प्रदर्शन प्रभाव। इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति उपभोग के संबंध में अपनी आय के साथ साथ अपने आसपास में जो रहने वाले लोग होते हैं उसके उपभोग व्यय से भी प्रभावित होता है। मतलब ये है कि व्यक्ति अपना उपभोग तो वो खर्च कर ही रहा है, लेकिन वो अपने आसपास पड़ोसियों के रहन सहन को देखता है तो उसका भी इफ़ेक्ट उसकी आय पे पड़ता है और वो उनकी देखा देखी अपना उपभोग पे और ज़्यादा खर्च करने लगता है, क्योंकि ये एक तरह से उनके लिए यानी कि एक रेपिटेशन की बात हो जाती है कि वो ये सोचते हैं कि जब हमारा पड़ोसी इतना खर्च कर सकता है तो हम उनके दिखाने के लिए इतना खर्च क्यों नहीं कर सकते। तो प्रदर्शन प्रभाव जो है ड्यूसेनबरी द्वारा दिया गया है और इसमें सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूसेनबरी का दृष्टिकोण थी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। महंगाई गतिरोध का एक लक्षण नहीं है। यहाँ पर महंगाई के बारे में पूछा गया है यानी कि स्फीति। तो ऑप्शन है निम्न संवर्धी, उच्च रोजगार, उच्च मुद्रास्फीति या उच्च बेरोजगारी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उच्च रोजगार जो है महंगाई गतिरोध का लक्षण नहीं है, क्योंकि महंगाई जैसे जब महंगाई होती है स्टूडेंट तो उसमें जो गतिरोध उत्पन्न होते हैं वो ये होते हैं निम्न संवर्धी, उच्च मुद्रास्फीति भी होती है और ऊंची बेरोजगारी भी होती है, लेकिन ऊंचा रोजगार नहीं होता है महंगाई के समय। तो ये लक्षण नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा सही किया जा सकता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में को किस तरह से किस प्रकार सही किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है ब्याज दर में वृद्धि द्वारा, या ऑप्शन बी है ब्याज दर में कमी द्वारा, या ऑप्शन सी है विप्रेषण रोककर, या ऑप्शन डी है FII और FDI को हतोत्साहित करके। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन ए कि ब्याज दर में अगर वृद्धि की जाए तो BOP घाटे को सही किया जा सकता है और ये भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करने का उपाय है। जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो BOP में ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है ताकि भुगतान संतुलन के घाटे को सही किया जा सके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम कौन सा है, NREP या IRRDP, ऑप्शन सी है RLEGP या ऑप्शन डी है AFY। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए NREP जो है वो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट। और इसका जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, इसमें स्वरोजगार के लिए जो गरीबी रोधी कार्यक्रम था उसको प्रोत्साहित किया था। तो इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि सन 1980 में अपनाया गया था और इसमें जो स्वरोजगार के लिए जो गरीबी रोधी कार्यक्रम होता है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
ऋण जाल की संकल्पना को सही परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जो पिछली उधारियां चुकाने के लिए उधार लेता है, या ऑप्शन बी है एक स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था पिछली उधारियों को चुकाने के लिए भुगतान करने से अधिक उधार लेता है, या फिर एक ऐसी स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था पिछली उधारियों की ब्याज चुकाने तक के लिए उधार लेती है, या ऑप्शन डी, एक ऐसी स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था की फॉरेक्स रिजर्व ग्रोथ रेट उसके बाह्य उधारियों के रिजर्व ग्रोथ रेट से पिछड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन सी, एक ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था पिछली उधारियों की ब्याज चुकाने तक के लिए उधार लेती है। यानी कि ऋण जाल एक ऐसी गंभीर और भयानक स्थिति है। इसमें क्या होता है, जब हमारी सरकार जो होती है इकोनॉमी घर यहाँ के बीओपी को सही करने के लिए जब उधार लेती है, तो एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि उन उधारियों का जो ब्याज वो चुका रही होती है, उस ब्याज को चुकाने के लिए भी उसको उधार लेना होता है। और ये सबसे खतरनाक और गंभीर स्थिति है ऋण जाल की स्थिति, जो कि एक अर्थव्यवस्था में ये स्थिति आ भी चुकी है। ऋण जाल की संकल्पना ये प्रस्तुत करती है कि एक ऐसी भयानक स्थिति है जो पिछली उधारियों के ब्याज तक के चुकाने के लिए उधार लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन किसने लिखी? ऑप्शन ए है चैम्बरलिन, या ऑप्शन बी है जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्शल, या ऑप्शन डी प्रोफेसर नाइट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कि इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो लिखी गई थी जॉन रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई है। सो स्टूडेंट, आई होप ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ, और उनकी मैं जितना हो सके मैं उनकी मदद कर सकूँ, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक्स की जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। तो इसमें जो है WTO, ऑप्शन सी ही बता देती हूँ, WTO द्वारा बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। और स्टूडेंट, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था वो है जिसमें जब WTO का सम्मेलन हुआ था तो उसमें काफ़ी सदस्यों ने ये कहा था कि हमारी बुद्धि की चोरी हो रही है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि इस्तेमाल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का वही हूबहू उस पर एक्सपेरिमेंट कर कर उसको चुरा लिया जाता है और अपनी इकोनॉमी में कम दाम पर बेचा जाता है। तो बौद्धिक संपत्ति का अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन जो है वो WTO द्वारा किया जाता है। और इसमें एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स समझौते के अंदर 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति आती है, यानी कि जो कि उसको रोकने के लिए बोला गया था कि कौन कौन सी थी 7 प्रकार की? ट्रेडमार्क, व्यापारिक रहस्य, औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट संबंधी जो अधिकार होता है, भौगोलिक संकेत, पेटेंट और संगठित सर्किट। ये जो 7 ऐसे अधिकार थे जो कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार के अंतर्गत दिए गए थे। तो स्टूडेंट इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी जो प्रीवियस ईयर के 2013 2011 का पेपर है और भी मैंने देखे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आज हम देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक अधिकारी अपनी वस्तु उस बाज़ार में बेचना चाहता है। तो यहाँ पर एक अधिकारी के बारे में, यानी कि मोनोपोली के बारे में बोला गया है कि वो क्या करेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन ए में है जहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, या मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, या मांग की लोच इकाई से कम होती है, या मांग की लोच 0 होती है। ये गलत टाइप है, इसमें 0 लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कि मांग की लोच जब इकाई से अधिक होती है तो एक अधिकारी जो होता है, मोनोपोली जो होता है, वो अपनी वस्तु उसी बाज़ार में बेचना चाहेगा जहां उसकी डिमांड जो है उसकी जो पूर्ति से अधिक हो।
तो ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो जहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होगी वो उस बाज़ार में अपनी वस्तु को बेचना चाहेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन मैंने आज 20 सॉल्व किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे और ये प्रीवियस ईयर्स 2016 के पैटर्न से दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से लाइक करिए ताकि मैं और ज़्यादा एंकरेज हो सकूं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस की कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू।